आप लोगों ने बहुत सारी खबरों को देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो दिल्ली की ओर एक बार क्या हो रहे हैं, आंदोलन के लिए फिर से बढ़ रहे हैं। और दिल्ली के प्रशासन ने ये सब देखते हुए जो ये सब क्षेत्रों के जो सीमाएं हैं उन पर क्या कर दिया है, धारा 144 को क्या कर दिया है, लागू कर दिया है। मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस की एक नई पेशकश में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किसानों द्वारा दिल्ली चलो मार्च क्या है और ये आंदोलन फिर से शुरू क्यों हुआ। पहले ये आंदोलन जो था 2021 में प्रारंभ हुआ था, उसके बाद फिर क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। लेकिन ये आंदोलन अब फिर से क्यों शुरू हो रहा है, इसी बात को लेकर आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग उन बिंदुओं को जानेंगे जिस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले। देखते हैं विषय फिर हमारा पहला इसमें है कि ये जो किसानों का दिल्ली चलो मार्च है, ये चर्चा का विषय क्यों है। अगला पॉइंट है इसमें कि किसानों द्वारा विरोध क्यों हो रहा है, कि किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, या किसानों की जो मांगे हैं वो क्या है। आगे हम बात करेंगे इसमें एमएसपी, जिसका पूरा नाम है न्यूनतम समर्थित मूल्य। आगे फिर हम बात करेंगे इसमें स्वामीनाथन आयोग के विषय में। आगे बात करेंगे फिर धारा 144 के विषय में। फिर कुछ अन्य तत्वों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो हमारा टॉपिक है किसानों द्वारा दिल्ली चलो मार्च, ये क्या है, सामान्य अध्ययन मतलब GS2 और क्या है GS3 से क्या है, रिलेट है। GS2 में जो किसान है, ये किसान का आपको एक सेगमेंट मिलेगा और दूसरा सेगमेंट आपको किसका मिलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का, जो कि सामान्य अध्ययन में GS2 और GS3 के अंतर्गत क्या होता है, आते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसानों की क्या मांग है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये जो मोर्चा लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं आगे, तो उनकी मांगे क्या है। पहला इनकी मांग है एमएसपी की गारंटी पर क्या हो, इनको कोई फिक्स कानून बनना चाहिए। सरकार के द्वारा ये अपील कर रहे हैं कि हमको एमएसपी की गारंटी पर क्या होना चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए। आगे दूसरा और क्या हुआ था, 2021 में व्यापक किसान आंदोलन हुआ था, तो सरकार द्वारा इस मांग को क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन परंतु अभी तक क्या हुआ है, उस पर कोई कानून बनकर लागू नहीं हुआ है। तो क्या देखते हैं कि इस बार जो किसान आंदोलन विरोध कर रहे हैं, इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या नया कानून इस पे कोई बनाती है। तो आगे देखते हैं इसमें ये लोग मांग कर रहे हैं किसान लोग, तो क्या सरकार उनकी मांगों को क्या करता है, पूरा करता है या नहीं पूरा करता है, तो आगे हम लोग बात करेंगे। अभी देखते हैं और किसानों की अन्य मांगी क्या है। पहली मांग क्या है, एमएसपी की गारंटी पर क्या है, कानून बने कोई। और है किसानों के खिलाफ दर्ज मामले की क्या कर लिया जाए, सरकार वापसी ले ले। अगला है इसमें लखीमपुर खीरी मामले में किसान परिवारों को क्या दिया जाए, उन लोग को मुआवजा मिले। अगला पॉइंट है इसमें सरकार किसानों का सारा कर्ज क्या कर दे, माफ कर दे। जो किसानों ने सरकार से कर्ज लिया है उसको क्या कर दे, ये सरकार माफ कर दे। अगला पॉइंट है किसानों को प्रदूषण कानून से क्या रखा जाए, बाहर रखा जाए। अगला पॉइंट है किसानों व खेत मजदूरों को क्या मिले, जो खेतीहर किसान है और जो खेतीहर मजदूर है उनको क्या मिले, पेंशन मिले। आगे लास्ट पॉइंट है इसका, इनकी मांगों में स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको भी क्या कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए। तो इतनी ये सब सारी चीजें जो हैं, ये किसान क्या कर रहे हैं, इस बार जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग इसका मांग कर रहे हैं। आगे देखते हैं फिर हम समझते हैं कि अगला पॉइंट है एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थित मूल्य। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखते हैं कि एमएसपी होता क्या है। वह दर जिस पर सरकार किसानों से उनका क्या करती है, फसल खरीदती है। जैसे हम लोग जैसे किसान है, तो सरकार क्या करती है, जिस दर पर वो क्या करती है, हमसे हमारा फसल खरीदती है, वही हमारा क्या कहलाता है, एमएसपी कहलाता है। आगे फिर बात क्या हो रही है, 22 अनिवार्य फसलों के लिए क्या कर दिया जाए, एमएसपी को जारी कर दिया जाए। और गन्ने के लिए उचित व लाभकारी मूल्य पर FRR की क्या कर दिया जाए, घोषणा कर दिया जाए। आगे देखते हैं कि ये जो एमएसपी है, सरकार इसकी गणना कैसे करती है। देखते हैं CACP एक क्या है, समिति है, जिसका पूरा नाम है आर्थिक मंत्रालयों की मंत्री परिषद क्या है, एक समिति है, जिसके द्वारा क्या होता है, एमएसपी की क्या होती है, गणना की जाती है। अर्थात एमएसपी मतलब क्या हो गया, न्यूनतम समर्थित मूल्य। देखते हैं पहला क्या है इसमें, A2 के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष लागत। जैसे हम क्या करते हैं खेतों में, जैसे भिंडी हमको बोना है, तो जो बीज ला रहे हैं वो हमारा किसमें आ जाएगा, बीज हो गया, सिंचाई हो गया, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, हमारा प्रत्यक्ष लागत में। पहला है A2। दूसरा जिसके द्वारा गणना की जाती है A2 प्लस FL के द्वारा। इसमें FL है और उसमें क्या है, जो प्रत्यक्ष लागत है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। तो इसमें क्या है, A2 प्लस अवैतनिक श्रम। अवैतनिक श्रम मतलब जो परिवार के सदस्य मिलकर काम करते हैं वो,
उसको भी क्या करती है सरकार, ऐड करती है। और लास्ट वाला है C2, इसमें क्या है A2, FL तथा किसानों की स्वामित्व वाली भूमि, जैसे जिसपे जो अचल संपत्ति है और जो किसान लोग खेत पर क्या करते हैं रेंट देते हैं, ये सब भी जोड़कर क्या करती है सरकार MSP क्या करती है, जारी करती है। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग क्या है। अभी हम लोगों ने बात किया कि MSP का अर्थ क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है और किसके द्वारा इसकी गणना होती है। बात करते हैं हम लोग स्वामीनाथन आयोग 2004। तो स्वामीनाथन आयोग जो है वो स्वामीनाथन प्रोफेसर के नाम पर इसका नाम पड़ा है स्वामीनाथन आयोग, जो बनकर कब तैयार हुआ, 2004 में। जिसका क्या सुझाव था, देश में खाद्य एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए क्या बनाई जाए, समिति बनाई जाए। ये किसान क्या कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। और मांग कैसा कर रहे हैं कि ये स्वामीनाथन जो आयोग की समिति है, इन्होंने सुझाव दिया था कि ऐसी ऐसी चीजें क्या होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। आगे फिर फार्मिंग सिस्टम की गुणवत्ता में भी क्या हो, सुधार किया जाए। लास्ट पॉइंट है इसमें, वैश्विक कीमतें गिराने पर किसानों को आयात से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। जब क्या होता है वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर कीमतें गिरने पर किसानों को आयात से क्या करना है, बचाना भी क्या है इस समिति का क्या रहा है, सुझाव रहा है। आगे बात करते हैं हम लोग कि जो दिल्ली के प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में धारा 144 लगा रखी है, ये क्या है और ये कब लागू किया जाता है। देखते हैं इसमें, मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर क्या होता है, रोक लगाने का आदेश होता है। आप लोग CRPC पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा धारा 144। अब बात करते हैं किस कारण लगाया गया है। कारण में देखते हैं, किसी उपद्रव या घटना के संभावित खतरे को रोकने के लिए क्या किया जाता है, धारा 144 किसी क्षेत्र विशेष में लगाया जाता है। और ये विशेष वर्गों और आम व्यक्तियों दोनों के लिए क्या किया जाता है, लगाया जाता है। और हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, जो धारा 144 लगी है इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताएं हैं, इसमें क्या होता है, आवाजाही पर पूरी तरह क्या लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और अगला पॉइंट है हमारा, हथियार रखना क्या होता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे तो अधिकतम दंड की जो सीमा है वो कितनी है, 3 वर्ष रखी गई है। और इसमें अगला पॉइंट क्या है, इसकी अगली विशेषता क्या है, इंटरनेट एक्सेस को भी क्या कर दिया जाता है, पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है। जब आमतौर पर या सामान्यतः देखा जाता है कि जब हमारा इंटरनेट ब्लॉक होता है तो उसका मेन कारण हमारा क्या है, मेन कारण हमारा है धारा 144 का लागू होना। लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, इसमें शिक्षण संस्थान को भी क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। आप लोग क्या करिए, इसका नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर सरकार जो कदम उठाती है उसके लिए हम आप सबको क्या करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।